देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तीन स्थितियों में होती है। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में, निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में, और एक होती है किसी भी स्थिति में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इन दोनों के डेरिवेशन करा दिए हैं। आज मैं आपको किसी भी स्थिति में इसको बताऊंगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी स्थिति में। तो देखिए, ये दोनों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए। तीसरा है किसी भी स्थिति में। किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है, और ये द्विध्रुव का केंद्र है, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L मानते हैं। अब द्विध्रुव के केंद्र से मध्य बिंदु से किसी कोण पर, द्विध्रुव के किसी कोण पर एक बिंदु P है R दूरी पर, थीटा कोण मान लिया है, इस कोण पर है। पहले क्या था? अच्छी स्थिति में, और एक लंबवत था निरक्षी स्थिति में। अब किसी भी कोण पर है तो उसको कैसे निकालेंगे? और ये R दूरी है, ये इसके मध्य बिंदु से काफी दूर है। तो देखिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं परिमाण में समान होते हैं, लेकिन चिन्ह में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, और बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। और जो आपका बिंदु P है, जो द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है, वो इसके मध्य बिंदु से बहुत दूर है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो, इसको इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। मिला नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दूरी बहुत कम होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, और ये वाली जो दूरी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो काफी अधिक है। तो इस स्थिति में हम कल्पना करेंगे कि एक बार इस P को अच्छी स्थिति मानेंगे और एक बार निरक्षी स्थिति मानेंगे। किस प्रकार? एक बार तो मानेंगे, इस कल्पना कर लेंगे कि द्विध्रुव इस स्थिति में, इस वाली, और एक इसके लंबवत मान लेंगे। अब ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको निकाल सकें। देखो, ये कोण थीटा है, ये वाला, तो हम मान लेंगे पहले इस तरीके से शून्य कोण बना रहा है। एक बार मान लेंगे कि 90 अंश का कोण बना रहा है, इस तरीके से। यही द्विध्रुव है, ये हमने कल्पना की है। अब देखिए, उसके बाद में इसके घटकों में विभक्त करेंगे। जो द्विध्रुव का, जो P का जो घटक है, ये समांतर घटक, अर्थात O की दिशा में ये हो जाएगा P cos थीटा, और एक इस तरफ हो जाएगा, ये इसका लंबवत घटक हो जाएगा P sin थीटा। अब देखिए, इसको इस तरीके से ऐसे करके घुमाया, और इसको ऐसे करके, ये कंडीशन एक बार की इस तरफ है और एक बार की इसको ऐसे है। अब देखिए, जब आप जो समांतर घटक दे रखा है ये वाला, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानेंगे, वो हमने मान लिए E1 है, और इस लंबवत घटक के कारण मान लिए E2 है। इसकी ऐसे करके होगी, इस तरीके से, क्योंकि निरक्षी स्थिति में धन से ऋण की ओर होती है, धन इस तरफ हो जाएगा, ऋण इस तरफ हो जाएगा, इस तरीके से। इसमें ऋण से धन की ओर होती है, ऋण इस तरफ है, धन इस तरफ, इसको ऐसे बनाएंगे तो ऋण से धन की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो आपकी निरक्षी स्थिति वाली, इसकी जो तीव्रता है वो E2 है।
अब यही चीज इसमें लिख देंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q व प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 12 है, ये वाली दूरी। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, जो आपका P है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वो सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। इसलिए एक बार इस P को द्विध्रुव के दिशा में माना गया और एक बार लंबवत माना गया है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख ले रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P एक सदिश राशि है। P को दो अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है P cos थीटा, P cos थीटा जो आपका OP के अनुदिश है, जो OP के अनुदिश है, तथा दूसरा घटक है इसका P sin थीटा जो आपका OP के लंबवत है। अब देखिए, उसके बाद में P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मानी है। क्या मानी है? E1। तो E1 बराबर, जब इसको निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछले वाले अच्छी स्थिति में डेरिवेशन कराया है, तो उसको देखिए इस तरीके से अच्छी स्थिति बन रहा है। P की जगह पर बस P cos थीटा आ गया है। क्या आ गया है? P cos थीटा। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4πε0 2p/r³। P की जगह पर क्या है? P cos थीटा। तो आप क्या लिख देंगे? 2p cos थीटा अपॉन r³। इसी तरीके से
हम निकालेंगे पी साइन थीटा के कारण। तो पी साइन थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, अब देखिए इसके काट निकाल रहे हैं और ये P लंबवत है इस तरीके से, तो ये निरक्षीय स्थिति हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4πε0 P/r की होती है। और P की जगह पर क्या है P sin थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे P sin थीटा अपॉन r। अब ये हमने कल्पना की, जो आपका द्विध्रुव दे रखा है वो थीटा कोण बना रहा है अपनी अक्ष से, तो वहां पे निकालनी थी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो हमने इसकी कल्पना की थी कि एक बार तो ये अच्छी स्थिति में, क्यों अब इसको क्यों माना था अच्छी स्थिति में, क्योंकि ये दूरियां जो होती हैं AB के बीच की दूरी होती है बहुत ही अल्प होती है। तो इसको हम कैसे मिला पाएंगे, बना नहीं सकते हैं क्योंकि P बहुत दूर है O से इसके केंद्र से, तो इसलिए इसको ऐसे करके माना था। तो इसकी जो E1 की दिशा इस तरफ हो गई थी बाहर की तरफ, और ये इस तरफ हो गई थी E2 की, इसके कारण। अब देखिए हमको यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो E1 जो E2 है ये परस्पर कैसे हैं लंबवत हैं, और जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो उसका परिणामी आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, इस तरीके से होता है। ऐसे करके इसको मिला देंगे और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये इसका परिणामी हो जाएगा E। तो निकालेंगे E1 व E2 परस्पर लंबवत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर वर्गमूल में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा जो चतुर्भुज का नियम है उसके द्वारा उसकी जो परिणामी तीव्रता होती है, जो परिणामी आता है दो सदिशों का, वो क्या होता है परिणामी का वर्ग बराबर दोनों सदिशों के वर्गों का योगफल। तो ये वर्गमूल ले दिया मैंने इसका, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, न्याय करा तो जगह नहीं है। चलो देखिए इसको एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, इसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी, कि हमारे पास क्या दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी दिया है जो -q + q कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है और जिसके बीच की दूरी हम 2l मानते हैं। अब हमको पढ़ना है किसी भी स्थिति में, पहले लंबवत पढ़ा था और वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश पढ़ा था, अब ये किसी भी स्थिति में किसी भी कोण पर आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हमने मान लिया है कि दूरी जो लेते हैं वो हमेशा इसके मध्य बिंदु से लेते हैं द्विध्रुव के से, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण पर और बहुत दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले ऐसे था इस तरीके से और इस तरीके से था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो इसलिए अब भी देखो थीटा कोण पर है, जो आपका द्विध्रुव है उसके अक्ष से थीटा कोण बना रहा है बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। अब इसको देखो हम क्या करेंगे कि कल्पना करेंगे कि एक बार जो द्विध्रुव है वो अच्छी स्थिति में, अब क्यों मानेंगे इसको अच्छी स्थिति में, क्योंकि ये दूरी जो होती है ये बहुत कम होती है और जो आपका ये r दूरी है ये बहुत अधिक है। अब ये दूरी बहुत कम है तो इसको ऐसे मिला नहीं सकते हैं, क्यों मिलाएंगे तो ये दोनों ये अधिक दूरी पर है तो ये दोनों कैसे हो जाए संपाती हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे संपाती, एक ही बिंदु पर हो जाएंगे क्योंकि ये दूरी बहुत कम होती है। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक बार मान लिया कि ये जो द्विध्रुव है ये ए बी, एक बार तो इस तरीके से अच्छी स्थिति में और एक बार इसके लंबवत है, तो इसलिए एक बार हमने क्या मान लिया इसको ऐसे करके मान लिया, ओपी के अनुदिश मान लिया और एक बार ओपी के लंबवत मान लिया।
तो और ये मैंने आपका वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखा है। उसके बाद में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर, ये जो आपका ये मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा कोण पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है P एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसको हम दो अवयवों में बांट सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। तो वियोजित किया जा सकता है। P cos थीटा ये तो आपका हो जाएगा जो आपका समांतर घटक है, और ये लंबवत घटक हो जाएगा जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, समांतर घटक और लंबवत घटक। तो समांतर घटक हो जाएगा P का P cos थीटा और लंबवत घटक हो जाएगा P sin थीटा। अब देखिए, तो अब P cos थीटा के कारण जो आपका ये है, इसके कारण अब P cos थीटा इसका क्या है? P cos थीटा इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। इसको ऐसे घुमाएंगे तब के लिए, इस स्थिति में तो P रहेगा, लेकिन इसको कोण थीटा घुमा दिया तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P cos थीटा हो जाएगा इसका OP के अनुदेश। तो P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मानी है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये अच्छी स्थिति बन रही है। इसमें बन रही है बेटा अच्छी स्थिति में, और अच्छी स्थिति में क्या होती है? 2P/RT होती है। cos थीटा क्यों लिया है? क्योंकि उसका द्विध्रुव का आघूर्ण आया, उस स्थिति में P cos थीटा है, तो इसलिए 2P cos थीटा/RT हो जाएगा। ऐसे इसका हो जाएगा ये लंबवत घटक है P sin थीटा, अर्थात इस स्थिति में जो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वो P sin थीटा होगा। तो P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E2 मानिए, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा/RQ, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है द्विध्रुव के कारण वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ होती है, और P की जगह पर है P cos थीटा है, तो P sin थीटा है, तो P sin थीटा लिख दिया है। अब देखिए इसका परिणाम ही निकालेंगे। यहाँ पर P दोनों के कारण, एक तो समांतर के कारण और एक लंबवत के कारण। अब ये दोनों कैसे हैं? यहाँ पर देखा जाए तो दोनों लंबवत हैं, और जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उसका परिणाम ही क्या होता है? ये होगा E1 और E2 का, तो E माना है। अब देखिए आगे, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। ये है E बराबर, अब E बराबर अंडरवुड में E1 का मान क्या है? E1 का मान हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा/RQ। ये वर्ग है तो ये वर्ग लिख जाएगा, ठीक है। फिर प्लस E2 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P sin थीटा/RQ, वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग वर्ग करेंगे। तो ये आपका वर्ग है, इसका ही वर्ग है, तो ये वर्गमूल से बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ, और ये बचेगा 4P² cos² थीटा और प्लस ये 2P लिए PA, और ये P² sin² थीटा, ये वर्ग करके। उसके बाद में यहाँ से P² भी कॉमन आ रहा है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ, तो P² का P बाहर निकलेगा, और ये क्या बचेगा? ये बचेगा 4 cos² थीटा और प्लस sin² थीटा।
उसके बाद में ई बराबर, इसको एक ही कोण में लिख दे रहे हैं, चाहे कॉस में लिख दो चाहे साइन में लिख दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू 4 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद में ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, देखिए ध्यान से, ये बचेगा 1, ये लिख दिया है, ये 4 है, तो ये कितने बचेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी कंडीशन आपकी किसी भी स्थिति में। अब देखिए कैसे, जैसे हम अच्छी स्थिति में निरच्छी स्थिति में निकालते हैं तो हमारे पास एक, इसको चेक कर ले रहे हैं, देखिए निरच्छी स्थिति में आता है कि नहीं आता है, अच्छी स्थिति में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ये ए बी, जो आपका -q + q आवेशों से मिलकर के बना है, ये इसका केंद्र हो और ये इसके बीच की दूरी 2 है। जब हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो अच्छी स्थिति में चाहे तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो हमने मान लिया है यहाँ से r दूरी पर मध्य बिंदु से, और यहाँ पर ये बिंदु P है, यहाँ निकालने में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अच्छी स्थिति की कंडीशन होती है। अब जब ये देखेंगे कि जो आपका P है वो वैद्युत द्विध्रुव से कितने अंश का कोण बना रहा है, तो बेटा ये 0 अंश का कोण बना रहा है। किसका बना रहा है 0 अंश का, क्योंकि P और जो आपका द्विध्रुव का जो दिशा है वो एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब थीटा बराबर यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो देखिए ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू, और यहाँ पर 0 लिखेंगे थीटा की जगह पर, तो 1 + 3 कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0, 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होगा, और 1 का 3 में गुणा करें तो 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 2 होगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर P हो रहा है ये वाला, तो उसका होगा 4 का 2, और ये P है ही, और ये RQ, और यही अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मेरा अच्छी स्थिति में निकालेंगे तो 90 अंश का कोण हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 रहेगा, केवल 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो केवल P बचेगा, P/RQ हो जाएगा ये। तो ये आपका किसी भी स्थिति के लिए लागू होता है। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चे नोट्स बनाते हैं, ये मैंने आपको समझाया, इसको भी नोट्स में लिख देते हैं, ये तो आपके पास लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल लिखा जाएगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये चीज नोट करने की है। ये आपको समझ, कुछ चीज ऐसी होती है कि समझाई जाती है, केवल लिखी नहीं जाती है, उनको समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए इसका जो परिणामी है, याद है, इसका परिणामी E1 के साथ, ये E1 के साथ ये वाला जो परिणामी है, मान के चलो फाई कोण बनाता है। क्या बनाता है, फाई कोण। फाई कोण बनाता है, तो इस फाई का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर लंबवट्टे आधार, यानी लंबे ये E2 हो जाएगा, E2/E1 tan फाई बराबर E1 और E2 के मान लिखेंगे। तो E2 का मान निकाला था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/, ये जगह नहीं नोट करने का इसको, अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आपको
थीटा का मान आएगा tan फाई बराबर ये हो जाएगा E2 बट्टे E1 बताया था मैंने अभी आपको, E2 बट्टे E1। E2 का मान कितना है? E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p सॉरी p sin थीटा अपॉन r क्यूब और इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p cos थीटा अपॉन r क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, p से p कट जाएगा और tan फाई बराबर हो जाएगा 1/2 और tan थीटा ये sin थीटा बटे cos थीटा, इसके परिणाम की दिशा आ जाएगी। ठीक है, नोट कर दीजिए। देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र दिया है, उस वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, तो उसको निकालेंगे। तो देखिए, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ये ई वेक्टर। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को रख देंगे। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया इस तरीके से, ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर के बना है, और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है, अब इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा, किस तरीके से कि +q पर बल इस दिशा में कार्य करेगा F वेक्टर, और -q कूलाम आवेश पर बल इस दिशा में कार्य करेगा ये F वेक्टर। तो देखिए, ये बलयुग्म कैसे, ये F और ये F दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे विपरीत है। तो यहाँ पर एक युग्म बढ़ रहा है बलों का, इसका +q पर और -q पर विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से बलयुग्म कार्य करेगा। तो इस बलयुग्म के कारण क्या होगा कि ये जो आपका द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अपने आप हो जाएगा, इस तरीके से घूम करके ऐसे हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करना है, तो उसी को निकाले, उसी को हम क्या बोलते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा है, वैद्युत द्विध्रुव पर +q आवेश के कारण बल F वेक्टर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में तथा डायग्राम -q
आवेश के कारण बल F वेक्टर विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल बराबर व विपरीत हैं, इसलिए ये बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जो विद्युत द्विध्रुव बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होती है। कैसी होती है? सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें वेक्टर लगा दिया। ठीक है, अब इस बल युग्म आघूर्ण का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बल युग्म का आघूर्ण तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, बल युग्म का आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी। क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी। अब देखिए, बल तो हमारे पास है, अब आपको निकालना है लंबवत दूरी। लंबवत दूरी ये है, ये वाली, ये दूरी निकालेंगे, और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। किस कोण पर रखा हुआ है? मान चलो थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिख दे रहा हूं इस तरीके से, यहां पर लिखा है यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, तो ये वाली दूरी निकालेंगे, लंबवत दूरी। तो हमारे पास ये दूरी दे रखी है, ये कोण दे रखा है, और ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है, तो कौन सा त्रिकोण के अनुपात लगेगा? साइन वाला। तो इस पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। कितना आ जाएगा बेटा? 2l साइन थीटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि इस वाले समकोण त्रिभुज लेंगे इस बारे में, तो साइन थीटा बराबर लंब, जो आपको लंब निकालना है, हमने x मान लिया है, और कर्ण क्या है? 2l। तो x का मान क्या आएगा? 2l साइन थीटा। तो ये लंबवत दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण को हम टॉ से उठ रहे हैं। टॉ बराबर बल का मान F, और लंबवत दूरी हमने ये निकाली है 2l साइन थीटा। तो 2l साइन थीटा। ठीक है, हम क्या निकालना है? यानी विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ है, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आना चाहिए, यानी P आना चाहिए। तो देखिए,
तो बराबर ये मैंने लिख दिया है EQ या QE और ये 2L sin थीटा। ये कैसे लिख दिया है, क्योंकि E बराबर होता है F/Q। यहाँ से F का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, QE आएगा। क्या आएगा, QE। अब ध्यान से देखें इसको, तो बराबर E2QL इंटू E sin थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। और 2QL क्या होता है, P होता है, तो इस जगह PE sin थीटा ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 2QL बराबर P। इससे तो ये बल एवं का आघूर्ण आ जाएगा, ये सूत्र होगा इसका। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लें और समझ लें। ठीक है, आगे मैं इसकी कंडीशन कराता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको कुछ नोट्स बताता हूँ, देखेंगे आप इनको नोट भी कर लें। नंबर 1, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसका मतलब क्या है, ये कोण थीटा पर है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से है, तो क्या इस पर बल एवं का आघूर्ण कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में समांतर के लिए थीटा बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0। क्योंकि कोण लेते हैं हम तो कहाँ से लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र से। तो यहाँ लिखेंगे तो बराबर PE sin 0, और sin 0 का मान 0 होने पर ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अर्थात समांतर है वो, तो उस पर कोई बल एवं का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश। तब तो बराबर PE sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है, 1। तो बराबर हो जाएगा PE। क्या हो जाएगा, PE। अब एक चीज देखिए, sin 90 का मान 1 होता है, और sin में सबसे अधिकतम मान 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ध्यान रखना, ये जो है आपका सबसे अधिकतम बल एवं का आघूर्ण होगा इस कंडीशन में। ये क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिकतम बल एवं किस स्थिति में लगता है, तो लंबवत स्थिति में लगता है, जब ये ऐसे होगा जब। ठीक है, और तीसरी बात है, जब ये विपरीत दिशा में हो, यही ऐसे करके हो, तो किस तरीके से इस पर बल एवं कार्य करेगा। तो देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में होगा, थीटा बराबर 180 अंश होगा। कितना होगा, 180 अंश। ये इस तरीके से होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टॉ बराबर PE sin 180, तो टॉ बराबर 0 हो जाएगा। 180 का मान 0 होता है, तो इस कंडीशन में भी कोई कार्य बल नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उसका बल एवं का आघूर्ण है वो कितना होगा, 0 होगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, थीटा का 90 अंश होगा, तो ये आ जाएगा PE। और सबसे अधिकतम इसी कंडीशन में होता है लंबवत के लिए, यही पूछ लेता है, सबसे अधिकतम बल एवं का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव में एक समान क्षेत्र में रखा जाए, तो किस कंडीशन में कार्य करेगा, जब वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ जब। ठीक है, विपरीत दिशा होगा तब भी कोई बल एवं का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो
मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।